हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 2 साइकोलॉजी का टॉपिक करते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल रहेगी। और आज की वीडियो कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, कल हमने पढ़ा था शैक्षिक मनोविज्ञान के 4 संस्थापक, जो कि विलियम्स बोंट और फ्रायड जेम्स डिथे ने दिया था। और कुछ मुद्दे प्रयोगात्मक वैश्विक रूपावली, जिनकी तार्किक अनुभववाद और इनके कुछ आधुनिक मनोविज्ञान पे भारतीय प्रभाव के बारे में हमने पढ़ा था। तो गाइज, आज की हमारा टॉपिक है ज्ञान रूपावली। तो गाइज, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। ज्ञान रूपावली। तो ज्ञान रूपावली क्या होता है? किसी भी सिद्धांत विशेष के कुछ अंतर संबंधित प्रत्ययों, मानस संरचनाकृतियों और शैक्षिक और वैज्ञानिक प्रकथनों का समावेश रहता है। क्या रहता है? भी समावेश रहता है किसी भी रचनात्मक, शैक्षणिक और वैज्ञानिक प्रकथनों का समावेश रहता है, जो कि किसी भी घटना या प्रक्रिया विशेष के वर्तमान और भविष्य की जानकारी, चरणों का प्रारंभिक संबंधों का विशिष्टीकरण करते हुए उनका क्या है? व्यवस्थित चित्रण होता है। तो ज्ञान रूपावली में क्या कहा गया है कि जो भी ज्ञान रूपावली किसी भी सिद्धांत विषय में कोई भी अंतर संबंधित संप्रत्यों, मानस रचनाकृतियों, शैक्षणिक और वैज्ञानिक प्रकल्पनों का समावेश रहता है। तो किसी भी घटना या प्रक्रिया विशेष के वर्तमान और भविष्य की जानकारी और चरों के प्रारंभिक संबंधों का विशिष्टीकरण, उसका व्यवस्थित चित्रण होता है। फिर है ज्ञान रूपावली। ज्ञान रूपावली क्या होती है कि जो ज्ञान रूपावली या प्रतिमान एक विशेष प्रतिषेध या विचारों का समूह होता है, जो किसी भी चीज़ को समझने का एक तरीका होता है। और प्रतिमान शब्द शैक्षणिक और वैज्ञानिक और व्यावसायिक जगत में बहुत ही उच्च स्थान होता है। और व्यापार में एक नया प्रतिमान ग्राहकों को पहुंचने और पैसा कमाने का एक तरीका हो सकता है। तो शिक्षण में व्याख्यान को विश्वास करना एक प्रतिमान है। और यदि अचानक सभी समूह के काम में रूपांतरित हो जाता है, तो उसका एक नया प्रतिमान होगा और आप उस प्रतिमान को बदल सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में सोचने का तरीका ही बदलाव करता है। तो ज्ञान रूपावली क्या होती है कि जो नॉलेज फ्रीडम, यानी कि हम किसी भी ज्ञान को उसे चेंज करना या फिर परिवर्तन करना। तो इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी चीज़ को हम समझने का एक तरीका होता है। तो उसमें जो शैक्षिक, वैज्ञानिक और व्यावसायिक जगत में हम कुछ भी उच्च स्थान पर सीखते हैं, तो हमारे जो ग्राहकों तक पहुंचने का और पैसा बनाने का एक तरीका हो सकता है। तो शिक्षा भी उसी प्रकार एक प्रतिमान है। यदि हम अचानक किसी भी समूह के रूपांतरित हो जाते हैं, तो हम एक नया प्रतिमान होगा और उसको बदलाव करते हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में हम उसे सोचते हैं, सीखते हैं, तो हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं, तो वो क्या होती है? ज्ञान रूपावली होती है। फिर ज्ञान रूपावली के कुछ पहलू, जो सत्ता मीमांसा और ज्ञान मीमांसा और प्रणाली विज्ञान। कौन कौन सी हैं भी? सत्ता मीमांसा और ज्ञान मीमांसा और प्रणाली विज्ञान। तो गाइज, ये हमारे ज्ञान रूपावली में 3 पॉइंट, जो सत्ता मीमांसा और प्रणाली विज्ञान है और ज्ञान मीमांसा है। तो आज हम इनके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सत्ता मीमांसा शब्द है, वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अभी ग्रीक शब्द से लिया गया है। जो सत्ता मीमांसा, वो कहाँ से लिया गया? अभी ग्रीक भाषा से लिया गया है। और फिर इसका जो सबसे पहले प्रयोग 17वीं शताब्दी में महान दार्शनिक लिवजिंग ने किया था। किसने किया था? अभी 17वीं शताब्दी में महान दार्शनिक लिवजिंग ने किया था। और इसका तात्पर्य है परम सत्ता से होता है। जो सत्ता मीमांसा का सत्ता का तात्पर्य क्या होता है? परम सत्ता से होता है। और यह परम सत्ता और उसके अस्तित्व के संबंधित चिंतित करता है, और उसके अस्तित्व व वास्तविकता का दार्शनिक अध्ययन है।
परंपरागत रूप में यह सत्यामीमांसा नामक दर्शन की शाखा का एक भाग है। इसके अंतर्गत दर्शन का अध्ययन किया है। सामान्य इनमें से उन अवधारणाओं का अध्ययन किया गया है जो प्रत्येक रूप में अस्तित्व है और होने वाली है, तो उसमें संबंधों की मूल श्रेणियों से संबंधित होती है, और फिर उनको ज्ञान दर्शन की प्रमुख शाखा के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें क्या कहा है, सत्यामीमांसा ने जो 17वीं शताब्दी में इन्होंने महान दार्शनिक जो लिपजिंग थे, इन्होंने क्या किया है, महान दार्शनिक थे, कौन भी, लिपजिंग ने। और इन्होंने जो सत्यामीमांसा है वो कौन से शब्द से लिया गया है, ग्रीक शब्द से लिया है। तो इसका सत्यामीमांसा का अर्थ है परम सत्ता से होता है। तो परम सत्ता और उसके अस्तित्व के संबंधित जो चिंतित करता है और उनकी जो अस्तित्व और वास्तविकता का दार्शनिक अध्ययन करता है, तो उसके जो तत्वमीमांसा नामक दर्शन की एक शाखा का भाग होता है, और उसमें दर्शन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, अभी एक दर्शन का अध्ययन किया जाता है, और उसमें जो प्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व में है या फिर होने वाली है, तो उनके संबंधों के मूल श्रेणियों से संबंधित होती है। और इसमें ज्ञान जिनकी शाखा के रूप में सूचीबद्ध होता है, और उस ऐसे प्रश्नों से संबंधित होता है जो अस्तित्व में भी है और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसमें ऐसी इकाइयों को क्या किया है, भी वर्गीकृत किया है। तो इसके कुछ मूल तत्व हैं, भी क्या ज्ञात है, क्या कहा जाता है, या श्रेणियों में हम मौजूद चीज़ों को कैसे वर्गीकृत करते हैं, और होने से क्या अर्थ होता है, इसको होने से क्या अर्थ होता है, संस्थाओं में होने के विभिन्न तरीके क्या हैं। विभिन्न दार्शनिकों को अलग अलग प्रकार से इनका क्या किया है, प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। किसको भी जो सत्यामीमांसा क्या होती है, क्या कहा गया है, और इन श्रेणियों में हम मौजूद चीज़ों को कैसे वर्गीकृत करते हैं, और इसका क्या अर्थ है, संस्थाओं के बारे में क्या किया, इन्होंने अलग अलग के क्वेश्चन किए गए हैं, और उनके सवालों के अलग अलग उत्तर भी दिए हैं। एक सामान्य दृष्टिकोण के मौजूदा विषय के वर्गीकृत करना और श्रेणियों के नामिक से उन्होंने भविष्यवाणी करना शामिल है, और कुछ सूचियों में एक दूसरे से अलग होती है, और जो सूचियाँ व्यापक रूप से एक दूसरे के भिन्न होते हैं और श्रेणीगत योग्यताओं के संबंध के माध्यम से होता है। सत्यामीमांसा पुस्तकालय विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में भी संबंधित है। और अरस्तु ने इन श्रेणियों के 3 वे श्रेणियाँ तरीके होते हैं जिसमें व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के रूप में संबोधित किया जाता है, जैसे कि क्या यह तत्व है, या यह क्या है, यह कितना है, और यह क्या है। तो इस प्रकार के इन्होंने क्या है, प्रश्न पूछे गए हैं। फिर है सत्यामीमांसा के प्रकार। क्या है सत्यामीमांसा के प्रकार, तो इनके कई भागों में बांटे गए हैं, और जो अमूर्त स्तर और अनुपयोग के क्षेत्रों में इन मापदंडों का उपयोग करते हुए इन्होंने क्या किया है, भी कई प्रकार बांटे हैं। ऊपरी सत्यामीमांसा, ज्ञान क्षेत्र, और अंतराफलक और प्रक्रिया सत्यामीमांसा। तो इनको अलग अलग हम क्या करते हैं, इन्हें डेफिनेशन करते हैं। तो उत्तर सत्यामीमांसा का क्या अर्थ है कि जो इसके महत्वपूर्ण कार्य व्यापक अंगनीति और इनको सामंजस्य का समर्थन करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं और प्रस्तावनाओं के साथ कई उच्च विचारधाराओं का प्रस्थान करता है, जैसे लाइब्रेरी वर्गीकरण सिस्टम ओप्रियोटोलॉजी सिस्टम की भविष्यवाणी करता है। तो लाइब्रेरी वर्गीकरण सामान्य अवधारणाओं का उपयोग करके ज्ञान को व्यवस्थित और उसे क्या करता है, वर्गीकृत करता है, जो सभी ज्ञान डोमेन के समान होते हैं और दूसरे के लिए प्रतिस्थापन नहीं है। तो जो ऊपरी सत्यामीमांसा है उसका क्या, इसका महत्वपूर्ण क्या बताया कि जो कई व्यापक अंगनीति और अंतर सामंजस्य का समर्थन करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के कई उच्च विचारधाराओं को प्रस्ताव करते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी विपणन सिस्टम है, ऊपरी ऑटोलॉजी सिस्टम की भविष्यवाणी करता है। तो और जो लाइब्रेरी वर्गीकरण के समान अवधारणाओं का भी उपयोग करके ज्ञान को क्या करता है, वर्गीकृत करता है, जो सभी ज्ञान डोमेन के समान होते हैं और सिस्टम के अनुसार क्या है, प्रतिस्थापन नहीं है। फिर ज्ञान क्षेत्र सत्यामीमांसा। तो इसमें क्या कहा, जो सूचना प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर भाषा विज्ञान की विशेष शाखाओं के लिए क्या हुआ है, को अलग अलग अवधारणाओं में रुचि का क्षेत्र देखने को मिलता है। किसमें, विज्ञान क्षेत्र
सत्यमीमांसा। फिर है अंतराफलक। अंतराफलक में दो विषयों के जंक्शन के लिए प्रासंगिक अवधारणाएं। प्रक्रिया सत्यामी से इनपुट आउटपुट बाधाएं और अनुक्रमण जानकारी व्यापार और वर्गीकरण प्रक्रियाओं को शामिल करना। फिर इसकी कुछ अवधारणाएं। जो सत्यमीमांसा है उसकी अवधारणाएं है हिंदू दर्शन की अवधारणा। तो हिंदू दर्शन की अवधारणा उसमें पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हिंदू दर्शन के सांख्य स्कूल की सत्यमीमांसा की अवधारणा है। तो इनको 3 वर्गों में वर्णन किया है। कौन कौन से भी? सत्व, रजस और तमस। इन्होंने 3 रूपों में क्या किया? इन्होंने वर्गीकरण किया है। तो पारमेनिडेस और अवधवास। तो अवधवास में क्या बोला है कि जो यूनानी दार्शनिक परंपरा के पारमेनिडेस के समय मौलिक प्रकृति के बाद सत्तामूलक लक्षण का वर्णन किया गया है। तो किसको भी जो पारमेनिडेस के समय मौलिक प्रकृति का एक सत्तामूलक लक्ष्य होता है उसको क्या किया? इन्होंने वर्णन किया है। तो इन्होंने 2 बातों का उल्लेख किया है कि वह सोचता है कि अस्तित्व वह है जो विचार निर्मित और उनकी कल्पना भी की जा सकती है, इसलिए न तो शून्य हो सकता और न ही वह भरा होता है। तो साथ में जो वास्तविकता न तो अस्तित्व में आ सकती है और न ही अस्तित्व में गायब हो सकती है। तो इसके उपरांत सृजन की समरूपता शाश्वत एक समान और अपरिवर्तनीय होती है। तो परंतु अन्यथा यह नहीं है कि जो परमेनिडेस प्रतिदिन के श्रमपूर्ण अनुभव को स्वीकार करता है। फिर सेकंड है ओटोलॉजिकल बहुदलवाद। तो ओटोलॉजिकल बहुदलवाद में एक थीसिस की उत्पत्ति हेलेनिक काल में हुई थी। किस काल में हुई थी? इसकी उत्पत्ति हेलेनिक काल में हुई थी। तो इसको 2 अलग अलग तकनीकों को अपनाया गया है। किस को भी? एनाक्सागोरस और लिपुसिपियस। तो इन्होंने किस को अपनाया भी? एनाक्सागोरस को और लिपुसिपियस। तो इन्होंने विभिन्न पदों के बीच में लिपुसिपियस प्रणाली परमाणु सिद्धांत का एक आधारित होता है और जो लिपुसिपियस का जो प्रस्ताविक है वो भौतिकवादी परमाणुवाद अनिश्चितकालीन होता है। तो डेमोक्रेट्स ने इन्होंने एक नियमितवाद तरीके को विकसित किया था। एपिक्यूट्स ने इन्होंने मूल परमाणु को फिर अनिश्चित के रूप में देखा जाता है। तो इन्होंने वास्तविकता अविभाजन और अपरिवर्तनीय परमाणु के रूप में इन्होंने अंतन किया के रूप में देखा गया है। तो जो ओपोलॉजिकल बहुलवाद है तो इन्होंने क्या कहा कि 2 थीसिस की उत्पत्ति हेलेनिक काल में हुई थी। तो इन्होंने दो अलग अलग तकनीकों के बारे में बताया था। ये तो एनाक्सागोरस और लिपुसिपियस है। तो एनाक्सागोरस ने इन्होंने विभिन्न पदों को बीच में लिपुसिपियस प्रणाली सिद्धांत पर आधारित होते थे। जो लिपुसिपियस है उन्होंने भौतिकवादी परमाणुवादी अनिश्चित काल थे और डेमोक्रिटस ने इन्होंने नियमात्मक तरीकों से विकसित किया था। तो एपिक्यूट्स ने इन्होंने मूल परमाणु के रूप में अनिश्चितता के रूप में देखा गया है। फिर सत्यमीमांसा के संदर्भ में प्लेटो और अरस्तु के विचार। तो अरस्तु के विचार में इन्होंने क्या कहा कि जो अरस्तु की श्रेणियां उन्होंने 10 संभावित प्रकार अलग अलग बताए हैं जो विषय में प्रस्ताव की भविष्यवाणी हो सकती है और उन्होंने अलग अलग 4 आयाम बताए हैं। कौन कौन से भी? विभिन्न श्रेणियाँ, सच्चाई या झूठ के अनुसार, क्या दुर्घटना स्वयं और किसी और के द्वारा या इसकी शक्ति जैसे गति और समाप्ति की तरफ। तो विभिन्न श्रेणियों में संबोधित करने के तरीके और फिर सच्चाई या झूठ के कारण जैसे कि नकली सोना या फिर नकली पैसा और या दुर्घटना के समय किसी और के द्वारा होना और इसकी शक्ति गति या समाप्ति की तरफ है। फिर है प्लेटो। प्लेटो
इन्होंने वास्तविकता और भ्रम के बीच में अंतर का विचार विकसित किया है। तो इन्होंने तर्क दिया है कि जो वास्तविक है वह शाश्वत व अपरिवर्तनीय रूप है, जिसमें अनुभूति के अनुभव की ओर से चीज़ें सबसे अच्छे रूप में होती है। सामान्य रूप में प्लेटो मानते हैं कि सभी भाषाएं जैसे सौंदर्य वास्तविक संख्याओं का उल्लेख करती है, और भले ही वह समझदार शरीर हो या फिर असंवेदनशील रूप है। तो प्लेटो ने क्या कहा है कि इसका जो अंतर का वास्तविकता और भ्रम के बीच में अंतर का विचार होता है, उसको विकसित किया गया है। तो इनका जो तर्क है कि जो वास्तविक है वह शाश्वत और अपरिवर्तनीय रूप भी होता है, और इनकी अनुभूति और अनुभूत के कुछ चीज़ें सबसे अच्छे रूप से सीखा गया है। सामान्य तौर में जो प्लेटो का मानना है कि सौंदर्य वास्तविक संस्थाओं का उल्लेख करती है, भले ही वह समझदार शरीर हो या फिर असंवेदनशील रूप। फिर है सत्ता मीमांसा का अवलोकन। कुछ दार्शनिक विशेषज्ञ प्लेटोनिक स्कूल में परंपराओं के सभी संज्ञाओं और अमूर्त संज्ञाओं सहित का अस्तित्व संस्थाओं से है। तो उन दार्शनिक का तर्क है कि संज्ञाएं हमेशा संस्थाओं के रूप में नाम नहीं देती है, परंतु यह वस्तु घटनाओं के संग्रह के संदर्भ में एक प्रकार आशुलिपि प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? भी आशुलिपि प्रदान करती है। तो जो कुछ दार्शनिक विशेषज्ञ है, किसने भी जो प्लेटोनिक स्कूलों की परंपराओं में सभी संज्ञाएं और अमूर्त संज्ञाएं सहित आस्तिक संज्ञाओं से होता है। तो इसने दार्शनिक का तर्क है कि जो संज्ञाएं हमेशा संस्थाओं का नाम नहीं देती है, तो इन्हें वस्तु और घटनाओं का संग्रह के रूप में एक प्रकार की क्या होती है? आशुलिपि प्रदान होती है। समाज में कुछ विशेषताएं व्यक्ति के संग्रह में संदर्भित होती है, और ज्यामिति विशिष्ट प्रकार बौद्धिक गतिविधियों के संग्रह में इनको क्या करती है? संदर्भित करती है। फिर थैलेमस, थॉमस एक्सिलोन, अरस्तु, एनेविया, डेविड मोल्स और आर्मस्ट्रांग, एलन वेदिक, गुस्ताव बर्गमैन, रॉय बास्कर और वर्नर ओल्जानो आदि इनका क्या है? प्रमुख ओटोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सत्तावादियों की विकसित बनाने में इन्होंने क्या दिया था? महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर सेकंड है हमारा ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा में मनोविज्ञान की एक बहुपक्षीय परिवेक्षण है, जो मनोविज्ञान के विचारों, कार्यों और भावनाओं के सभी सामाजिक संबंधों के सरल रूप से इन्होंने प्राथमिक मानवीय संबंधों को प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? भी जो मनोविज्ञान के विचार है, कार्य, भावना और सभी सामाजिक संबंधों में सरल रूप से इन्होंने प्राथमिक मानवीय संबंधों को प्रदर्शित करती है। दैनिक जीवन में मानवीय क्रियाकलापों जैसे कि आदत, व्यवहार या सहज शक्ति के माध्यम से पहचान की प्रेरित करती है। किसको प्रेरित करती है? भी आदत, व्यवहार और सहज शक्ति। तो ज्ञान मीमांसा शब्द है वो ग्रीक भाषा शब्द से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? अभी ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है नज़दीक या पास खड़ा होना। तो इनका जो सामान्य ज्ञान या विकास के रूप में भी लिया गया है। अहंकार हितों की अवहेलना करके मूल आवेग या एक वास्तविक काम का कल्पना का सारांश, जैसे कि जो ज्ञान मीमांसा मनोविज्ञान है 1940 में इन्होंने गोस्टन वेखेल के लिखित रचनाओं के साथ शुरू कर दिया था। इसने बीडी के काम माध्यम 1980 में अलग अलग विषय के रूप में लिया था। फिर ज्ञान मीमांसा की परिभाषाएं। ज्ञान मीमांसा की परिभाषाएं जो प्रकृति ज्ञान व न्याय संगीत विश्वास सीमाओं से अध्ययन होती है। यह ज्ञान की प्रकृति पर विश्लेषण करती है। तो इसमें कुछ निर्धारित क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो सत्य, विश्वास और औत्तेजन जैसी समान धारणाओं कैसे संबंधित होती है, और यह ज्ञान का उत्पादन साथ साथ विभिन्न रूपों और संबंधित के दावों में कैसे के बारे में संदेह भी करता है। तो इसमें कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसे ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, लोग क्या जानते हैं,
और ज्ञान का आवश्यक और पर्याप्त स्थिति में क्या होता है, इनकी संरचना और सीमाएं क्या है, क्या इसका औचित्य मान्यता और न्याय संगत बनता है। तो इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान वास्तविकता के विशेष पहलुओं के बारे में जागरूकता और समझ होती है। तो यह वास्तविकता के रूप में लागू कारण की प्रतिक्रिया के कारण माध्यम से प्राप्त स्पष्ट जानकारी होती है। प्रारंभिक दृष्टिकोण यह है कि ज्ञान के 3 आवश्यक पर्याप्त शर्तों की आवश्यकता होती है, जैसे कि ज्ञान, सत्य, विश्वास और रूप में इनको क्या किया है, परिभाषित किया है। तो सच्चाई, झूठे प्रस्तावनों को नहीं जाना जाता। किसी भी वस्तु को ज्ञान के रूप में गणना करने के लिए और उसका सही होना आवश्यक होता है। अरस्तु ने बताया कि किसी भी ऐसी वस्तु के बारे में वह यह नहीं है कि या वह झूठी है। तो इसमें क्या बताया है, जो इनके 3 प्रकार है वो सच्चाई, विश्वास और औचित्य। तो विश्वास में कि कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं जान सकता कि जिस पर किसी भी विश्वास पर न हो। मुझे एक्स पता है लेकिन मुझे विश्वास नहीं है, एक्स सच है या फिर झूठा है। तो इसमें क्या बताया है, विज्ञान, सच्चाई, विश्वास और औचित्य 3 टाइप बताए गए हैं। फिर ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है? गैर अनुभव जन्य। तो गैर अनुभव जन्य जहाँ किसी भी अनुभव के स्वतंत्र रूप या उससे संभव होता है, केवल कारण के उपयोग में आवश्यक होता है। तार्किक सत्य का ज्ञान और अमूर्त दावे का ज्ञान है। फिर है अनुभव जन्य। तो अनुभव जन्य में जहाँ ज्ञान केवल बाद में संभव है या फिर संवेदी अनुभवों के उपयोग के कारण, जैसे भौतिक वस्तु का रूप में आकार का ज्ञान, भौगोलिक स्थानों पर ज्ञान। फिर भौतिक दुनिया के बारे में अनुभव जन्य तथ्यों का ज्ञान आवश्यक रूप से धारण को शामिल करेगा और इनकी इंद्रियों का उपयोग भी करेगा। तो सभी ज्ञान के रूप में कुछ मात्रा के डाटा, तर्क, विश्लेषण और निष्कर्षों की आवश्यकता होती है। तो ऐसा माना गया है कि जो अंतर ज्ञान है वह प्राथमिक ज्ञान तक सीमित की पहुँच होती है। फिर ज्ञान प्राप्ति के कुछ मुख्य सिद्धांत: अनुभववाद, तर्कवाद और प्रतिनिधित्ववाद और रचनात्मकवाद। तो अनुभववाद में जो अनुभव की भूमिका पर बल देता है, विशेष रूप में जन्मजात विचारों की धारणा में छूट देते और विचारों के निर्माण में 5 ज्ञान इंद्रियों को अवधारणात्मक टिप्पणियों के आधारित और अनुभववाद भी कहते हैं। क्या किसे कहते हैं भी अनुभववाद? कि जो विशेष रूप से जन्मजात विचारों की धारणा और छूट देने के विचारों में निर्माण और 5 इंद्रियों और अवधारणात्मक टिप्पणियों का आधारित अनुभव को ही हम अनुभववाद भी कहते हैं। फिर है तर्कवाद में ज्ञान अनुभव से प्राप्त नहीं होता बल्कि प्राथमिक के द्वारा ही प्राप्त होता है और यह ज्ञान अवधारणात्मक के रूप में भी प्राप्त होता है। प्रतिनिधित्ववाद प्रतिनिधित्ववादी यह महामारी विज्ञान को मानता है और जिस दुनिया में हमें सचेत अनुभव के रूप में देखते हैं और वास्तविक दुनिया है या नहीं, बल्कि इसके आधारित आंतरिक प्रतिनिधित्व में उस दुनिया का केवल एक छोटी सी आभासी वास्तविकता की प्रतिकृति होती है। फिर रचनात्मकवाद है। तो रचनावाद में सभी ज्ञान निर्माण है और इसे ज्ञान का सर्जन मानवीय धारणा और सामाजिक अनुभव पर आधारित होती है। ज्ञान का औचित्य में ज्ञान का कोई भी औचित्य स्वयं और औचित्य के लिए एक और विश्वास का निर्भर करेगा और अंतः प्रतिगमन को जन्म देता है, जैसे संदेह है, असत्य, संभाव्यतावाद है, करणवाद है। तो संदेहवाद में तर्क का अंतःश्रृंखला के पूरा करने की स्पष्ट संभाव्यता के साथ शुरू होता है और उसे तर्क भी देता है। आखिरवाद कोई भी विश्वास उचित नहीं होता, तो कोई भी वास्तव में कुछ भी नहीं जान पाता है। तो संदेह फिर है
है सत्य संभवतावाद। तो इसमें ज्ञान के बारे में पूर्ण निश्चितता असंभव होती है। कम से कम ज्ञान के सभी दावे निश्चित सिद्धांत को गलत मानते हैं या फिर संदेहवाद का विपरीत होता है। फिर है करणवाद। करणवाद में यह एक पद्धति दृष्टिकोण होता है। करणवाद में क्या होता है भी, यह एक पद्धतिवादी दृष्टिकोण होता है इसमें जिसमें अवधारणाओं के सिद्धांत केवल उपयोगी उपकरण है और इसमें मूल्य को मापा जाता है और घटना को समझाने और भविष्यवाणी करने के लिए प्रभावी होता है। फिर है प्रणाली विचार विज्ञान। प्रणाली विज्ञान व्यवस्थित रूप में किसी भी अध्ययन क्षेत्र के रूप में होने वाली विधियों का विश्लेषण को कहते हैं। किसे कहते हैं भी, प्रणाली विज्ञान किसी भी अध्ययन क्षेत्र में प्रयोग होने वाली विधियों के विश्लेषण को ही कहते हैं, जिसमें ज्ञान का एक शाखा के जुड़े तरीकों या सिद्धांतों के शरीर सैद्धांतिक विश्लेषण शामिल होती है। क्या शामिल होती है भी, इसमें तरीके और सिद्धांतों के शरीर का सैद्धांतिक विश्लेषण शामिल होता है। इसमें सामान्यतः यह प्रतिमान सैद्धांतिक मॉडल, चरणों, मात्रात्मक, गुणात्मक तकनीकें जैसी अवधारणाओं को शामिल करता है। किस किस को शामिल करता है भी, जो सैद्धांतिक मॉडल है, चरणों को, मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों जैसी अवधारणाओं को शामिल किया जाता है। फिर है इसकी कुछ परिभाषाएं। इन विधियों की व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है जिसमें अनुशासन के नियम लागू किए गए हैं। इसमें तरीके, नियमों के सिद्धांत और अनुशासन का नियोजित भी किया जाता है। यह विधियों का अध्ययन भी वितरण है। प्रणाली विज्ञान एक सामान्य अनुसंधान रणनीति होती है। क्या होती है भी, एक अनुसंधान रणनीति होती है जिसमें अनुसंधान विधियाँ प्रयोग किए जाने वाले रूपरेखा को पहचान करती हैं। विधियाँ डाटा संग्रह और साधनों, तरीकों को कभी कभी विशिष्ट परिणाम की गणना कैसे की जाती है, तो इनको भी क्या करती है, वो परिभाषित करती है। फिर सैद्धांतिक कार्यों के प्रतिमानों का विकास प्रणाली के अधिकांश और सभी मापदंडों का संतुष्ट करता है। प्रतिमान की तरह एल्गोरिथम की एक प्रकार और रचनात्मक ढांचा है, जिसका अर्थ है निर्माण और एक तार्किक है, भौतिकी से जुड़ा तत्व नहीं है। इसका क्या अर्थ है भी, जो निर्माण एक तार्किक है और भौतिक से जुड़ा तत्व नहीं है। फिर इनकी कुछ विधियाँ। प्रणाली विज्ञान की विधि। तो प्रणाली विज्ञान विधि में जो वैज्ञानिक जानकारी पर नहीं बल्कि उन जानकारी से प्राप्त होता है, जैसे सिद्धांतों, तकनीकों और प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। किस किस का प्रयोग किया जाता है भी, सिद्धांतों का, तकनीकों और प्रणालियों का। और इसमें उस विचार पर भी पता लगाने का प्रयोग की जाने वाली प्रणालियों की जांच की जाती है। यदि वे अपर्याप्त हो तो उस विचार के सामान्य घोषित किया जाता है। किस किस को भी इन्होंने जो प्रणाली विज्ञान की जो विधि है, इसमें सिद्धांतों, तकनीकों और प्रणालियों का भी उपयोग किया है और इनकी जो दृष्टि रखी जाती है, तो उसमें कोई भी नया वैज्ञानिक विचार दिया जाता है तो अक्सर उस विचार का पता लगाने में प्रयोग की जाने वाली प्रणालियों की भी जांच की जाती है। तो गाइस, ये था हमारी ज्ञान रूपावली। तो ज्ञान रूपावली में हमने क्या क्या पढ़ा है, सत्ता मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और विज्ञान, प्रणाली विज्ञान। तो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। गाइज, अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।